तो उसके लिए तुम्हारा जो ये है क्लॉटिंग सिस्टम और ये पूरा वर्क करता है, हीमोस्टैसिस हो जाती है वहां पे और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड का बहना, कोई चीज चोट तुम्हें लगती है या कुछ भी होता है तो ब्लड कैसे बंद हो जाता है बहना। जैसे तुम्हें कोई छोटी सी चोट लगी या तुम्हारे कहीं कोई थोड़ी लग गई, बंद हो जाता है, तो वो जो बहना बंद हो जाता है वो कैसे होता है, इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है। कल मैंने पढ़ाया तो उसी को पूरा रिटन फॉर्म में है, अच्छे से आएगा। ये एक पिक्चर है। पहले तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टैसिस, जो ब्लड को स्टॉप करती है। हीमोस्टैसिस या दोनों स्पेलिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इज ए प्रोसेस प्रिवेंट और स्टॉप ब्लीडिंग। हीमोस्टैसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं या स्टॉप कर देते हैं ब्लड का बहना। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस में होते हैं जो स्टेप, उन सात को मिला के बोलते हैं हीमोस्टैसिस। मीनिंग्स ऑफ कीपिंग ब्लड विद इन ए डैमेज ब्लड वेसल। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये फर्स्ट स्टेज है वुंड हीलिंग की, घाव भरने की पहली स्टेज है। ब्लड जब बहना बंद होगा धीरे धीरे घाव जो है वो भरने लगेगा। तो घाव भरने का पहला स्टेप क्या है कि ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का जो है बहना वो रुके पहले। तो मैंने बताया कि 3 स्टेप होते हैं। जैसे ये रेड ब्लड वेसल है, यहाँ पे कोई ये फ्लावर टाइप का ये दिखाया गया है, कोई वेसल इंजरी हो गई है वहां पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लेटलेट्स। सबसे पहला स्टेप होता है वेस्कुलर स्पाज्म। ये देखो दिखा है प्लेटलेट्स, ये दिखाई गई है साइड में ब्लू कलर की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर जो है, ये प्लेटलेट्स दिखाई गई है। पहला स्टेप है, इधर देखो वेसल इंजरी, उसके बाद वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म का मतलब है, देखो एरो दिखा रहा है, ऊपर से एक एरो नीचे से एक एरो, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। ब्लड वेसल जैसे जब चोट लगी तो वहां पे ब्लड बहुत तेजी से बहने लगा, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। स्पाज्म का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट कर देना, दबा देना। जब ब्लड वेसल दब जाएगी तो ब्लड का बहना धीरे धीरे कम हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वहां पे प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश करती हैं। प्लेटलेट्स वहां पे एक समझ लो कवरिंग बना देती हैं ताकि ब्लड ना बहे। तो जहां पे चोट लगी वहां पे प्लेटलेट्स का एक प्लग बन जाएगा। प्लग मतलब गुच्छा। तो यहाँ पे देखो ब्लड पहले जब नॉर्मल ब्लड वेसल थी उसमें कैसे होता है, प्लेटलेट्स इधर उधर फैली थी। ये देखो ये पत्ती जैसी ब्लू कलर की हल्की हल्की जो दिख रही है ये प्लेटलेट्स है। यहाँ पे देखो दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग। एक पास प्लेटलेट्स बहुत सारी इकट्ठा हो गई, इसी को कहते हैं प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाना। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, कोआगुलेशन। ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप है। ऐसे ही तुम कोई फिगर चाहो तो ये फिगर बना सकते हो, चाहो तो नेट से बहुत सारे फिगर मिलेंगे, कोई भी एक फिगर ले लो और उसको बना सकते हो। जितना अच्छा तुम्हारे फिगर और ये सब चीजें होंगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉमन में या तुम्हारे डिपार्टमेंट में मिलेगा, चाहे इंटरनल में मिले चाहे फाइनल में मिले। तो अच्छे से इसको कर डालना है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो पढ़ोगे वही सब लिखा है। 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग होंगे। 3 जो मैकेनिज्म अभी जो वेसल इंजरी है वो वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, ये 3 स्टेप जो है ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कौन कौन से पथवे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पथवे, उनको पढ़ेंगे। फिर क्या है डिजीजेस, जो हीमोस्टैसिस से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स एक की रोल प्ले होमोस्टैसिस में, ये लिखा है। by process by which blood seals are ruptured blood vessel are prevent further loss of blood। जो ब्लड लॉस हो गया है उसको और ज्यादा लॉस होने से रोकता है हीमोस्टैसिस प्रोसेस से। जैसे कोई ब्लड कहीं भी चोट लगी तो ब्लड तो पहले लॉस हो गया, चोट लग गई, लेकिन अब आगे ना लॉस हो इसके लिए हमें हीमोस्टैसिस होती है हमारी बॉडी में।
क्या कर देता है, घाव को सील कर देता है। सील करना समझते ही हो, मतलब एक समझ लो पैक कर देना, जहां पे चोट लगी उस चीज एरिया को पैक कर देना। जो रप्चर होता है उसको सील कर देता है। कौन कौन से 3 स्टेप हैं जो अभी ऊपर देखे हैं पिक्चर में, वही सारे स्टेप लिखे हैं। तीनों स्टेप वेस्कुलर स्पाज, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग और कोगुलेशन मतलब ब्लड की क्लॉटिंग होना। अगर ये तीनों में से कोई भी स्टेप फेल हो जाए, फेलर ऑफ एनी दीज स्टेप, कोई भी एक स्टेप फेल हो जाए तो क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है। ब्लड हेमरेज क्या होता है, ब्लड का बहना, ब्लड वेसल के रप्चर होने से जब ब्लड बहने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेमरेज। जैसे ब्रेन हेमरेज बोला जाता है। ब्रेन हेमरेज बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब ब्रेन की कोई ना कोई आर्टरी जो है वो रप्चर हो गई तो उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग का लॉस होना हेमरेज बोलते हैं। अगर जो हीमोस्टेसिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। तो क्या कर रहे ये अब अच्छा कलर दिखने लगा हेमरेज वर्ड, ठीक है। तो वहां पे हीमोस्टेसिस नहीं होगी और ब्लड वेसल को रप्चर हो गई तो क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। अब तीनों स्टेप में क्या क्या होता है, वेस्कुलर स्पाज्म में क्या होता है, व्हेन वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज डैमेज वेस्कुलर स्पाज्म अकर, इन वेस्कुलर स्पाज्म स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ वेसल कंस्ट्रक्ट ड्रामेटिकली, मतलब एक अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है जहां पर भी चोट लगी है। सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये पूरा फिगर में जैसे बना है उसी को लिखा गया है। सेकेंड स्टेप, प्लेटलेट विच नॉर्मली फ्लोट इन द फ्री ब्लड फ्री इन द प्लाज्मा फ्लोट फ्री, जो पहले से फ्लोट कर रही थी ब्लड प्लाज्मा में, इनकाउंटर्ड द एरिया वेसल रप्चर्ड, उस एरिया पे पहुंच जाती है, इनकाउंटर करती है तुरंत वहां पे, मतलब पहुंचने की, जहां पे ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां पे तुरंत एनकाउंटर करती है, तुरंत पहुंचती है। विल एक्सपोज्ड अंडर द कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ये चाहो तो इतनी पूरी डेफिनेशन चाहो तो लिखो, चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है जहां पे ब्लड वेसल रप्चर होती है, वहां पे सारी ब्लड वेसल इकट्ठा होती हैं और वहां पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करती है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन का यूज होता है, कोलेजन फाइबर ये एक प्रोटीन है, तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इन चीजों को हटाया नहीं, वरना शॉर्ट में 2 लाइन की डेफिनेशन यहाँ तक तुम लिख सकते हो। जितना याद हो पाए और समझने की कोशिश करना है कि क्या हो रहा है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे तुम अपने वर्ड में लिखना है। एक ये समझ लो, एक ये तुम्हें पॉइंट मिला है, एक ये डेफिनेशन मिल गई है तुम्हें, अब इसको तुम और इजी कितना अच्छा कर सकते हो, लिख सकते हो शॉर्ट में, वो तुम्हें कर लेना है अपने आप से। उसके बाद कोगुलेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ब्लड क्लॉट कैसे बनता है वो होता है। तो पहला स्टेप था वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग, अब ब्लड क्लॉट होगा। ब्लड क्लॉट में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ रहते हो बेटा अंकित तुम? सर अब बाहर थे, आजमगढ़ आए। कहाँ से, आजमगढ़ से? सर कुछ काम था सर, तो आना पड़ा था आजमगढ़। दादी की तबीयत खराब हो गई थी सर, तो दादी नमस्ते। चलो। कोगुलेशन तीसरा स्टेप, ब्लड का क्लॉट हो जाना, जहां पे भी ब्लड बह रहा है वहां पे क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड है उसको सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में, जेली लाइक या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देखा होगा ब्लड क्लॉट जब हो जाता है तो पक्का सा जैसा जम जाता है,
तो जैसे पहले लिक्विड फॉर्म में ब्लड बह रहा है, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसी को बोलते हैं कोagulation। चेंजिंग ऑफ ब्लड इन लिक्विड फॉर्म टू सेमी सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड कोagulation। सिंपल सी वर्ड में एक डेफिनेशन ये है। और इस प्रोसेस को जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोagulation। तो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बहुत, जितने फैक्टर मैंने बताए थे 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। वो क्या करते हैं, कोagulation में हेल्प करते हैं, कोagulation में हेल्प करते हैं। कौन सा फैक्टर कब एक्टिवेट होता है, पूरे फैक्टर के नाम तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर कब एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ नहीं ज्यादा याद रखना है। दो पथवे होते हैं इसमें, एक होता है एक्सट्रिंसिक पथवे, जब तुम्हारे चोट लगी, जैसे कोई भी ट्रॉमा हुआ, तुम्हारे ट्रॉमा होगा तुरंत, तो पहले क्या होगा, ऊपर का टिश्यू डैमेज होगा। जैसे चोट लगी तो स्किन डैमेज हुई पहले, फिर अंदर की मसल डैमेज हुई। डायरेक्ट तो ब्लड वेसल में नहीं डैमेज हो जाएगी ना, तो पहले स्किन डैमेज हुई, फिर मसल डैमेज हुई। तो जब स्किन डैमेज और मसल डैमेज स्टार्ट होता है, तब जो फैक्टर एक्टिवेट होते हैं उन फैक्टर्स को बोलते हैं। तब जो प्रोसेस पथवे स्टार्ट होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक पथवे, समझे। तो एक्सटेंस जो जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं तुम्हारे, वो दो स्टेप में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ एक्सटेंसिक पथवे में, ये जो लिखा है एक्सटेंसिक पथवे जितने यूज होते हैं, कुछ एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक पथवे में यूज होते हैं। एक्सटेंसिक पथवे में, एक्सटेंसिक पथवे है क्या, जब कोई तुम्हारी चोट लगती है तो जो पहले सबसे पहले स्किन डैमेज हुई, फिर मसल डैमेज हुई, तो ये जो पथवे, इस टाइम जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पथवे। एक्सट्रिंसिक पथवे which normally triggered by trauma। ट्रॉमा जब होता है, ट्रॉमा मतलब कोई चोट लगना, तो जो पथवे एक्टिवेट होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पथवे। इंट्रिंसिक पथवे which begins with blood stream and triggered by internal damage of wall of blood vessel। सबसे पहले इन दोनों वर्डों का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन एक्सट्रिंसिक पथवे वो है जब हमारी चोट लगी और हमारे सरफेस का एरिया डैमेज हुआ, अंदर की मसल डैमेज हुई, अभी बात ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंची, तो जो पथ एक्टिवेट होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पथवे। और उसके बाद जब चोट है अंदर पहुंचती चली गई और ब्लड वेसल को डैमेज कर दिया, तो जो पथवे एक्टिवेट होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक पथवे। जैसे ही डैमेज स्टार्ट होता है, तुरंत हमारा हीमोस्टेसिस और कोagulation का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कोagulation का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सट्रिंसिक पथवे में जो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एक के बाद एक, और इस इंट्रिंसिक पथवे में जो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एक के बाद एक, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ब्लड कोagulation प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें तुम्हारा विटामिन के और कैल्शियम का यूज होता है जो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और दोनों को मिला के एक लास्ट जो होता है उसे बोलते हैं कॉमन पथवे। आवाज आ रही बेटा? यस सर। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो बनते कहाँ हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर सिक्रेटेड प्राइमरीली बाय लीवर एंड द प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो अभी लोग 13 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो जो है वो कहाँ बनते हैं? वो लीवर में बनते हैं और प्लेटलेट्स में बनते हैं। लीवर रिक्वायर द फैट सॉल्युबल विटामिन के टू प्रोड्यूस मैनी ऑफ देम। इनमें से बहुत जो फैक्टर हैं
लीवर को बनाने के लिए विटामिन के का यूज करना पड़ता है, इसीलिए विटामिन के जो है वो तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर जो ब्लड विटामिन के की तुम्हारी कमी है तो क्या होगा, ये फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे, तो ब्लड क्लॉट होगा कैसे, कोagulation प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन के का यूज करता है लीवर ये फैक्टर बनाने में। यही चीज लिखी है तुम्हारी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर सेक्रेटेड प्राइमरीली बाय लीवर एंड प्लेटलेट्स, लीवर रिक्वायर फैट soluble vitamin K to produce many of them. Vitamin K is somewhat usual among vitamin are not only consumed in diet but also नीचे की लाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा। ये है तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें एक चीज याद रखनी है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ये जो सिक्स्थ फैक्टर है इसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं जो दिया होता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो 13 होते हैं, किसी किसी बुक में दिया होता है 12 होते हैं। अगर जो एग्जाम में तुम्हारे 13 ऑप्शन दिया है तो तुम्हें 13 टिक कर देना है, अगर जो 12 दिया है तो 12 भी टिक कर सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा, समझे। तो क्योंकि 6 जो है उसका कोई यूज नहीं होता है 6 का, तो कुछ लोग जो है उसे माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस करने से ये नहीं है जाएगा ये फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है ये, उसके बाद 6 तुमने माइनस कर दिया तो ये जो 7 वाला है ये 6 की पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये 7 है, 7 तो प्रो कन्वर्टिन 7 फैक्टर है, तो 7 फैक्टर जो है पूछा जाए 7 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है तो प्रो कन्वर्टिन ही बोला जाएगा, ये नहीं कि 6 माइनस कर दिया तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं चेंज होता है, इसीलिए बोला जाता है क्या 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं पूरे, क्योंकि अगर जो 6 माइनस कर दिया 6 का कोई यूज नहीं तो ये अल्फाबेट चेंज, अब जो 7 है उसको 6 की पोजीशन पर पहुंचा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने ये अल्फाबेट जब डिस्कवरी हुई थी इसकी, तो जो अल्फाबेट जिस ऑर्डर में सेट किए गए उसी ऑर्डर में रहते हैं, ये नहीं यूज है इसका तो कोई चीज नहीं, ये 6 है 6 को 6 ही माना जाएगा, 7 और 7 ही रहेगा, 8 8 ही रहेगा, नेम कोई किसी चीज का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में 13 ऑप्शन नहीं दिया है 12 दिया है तो तुम 12 टिक कर सकते हो। तो ये अभी मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, उसके हिसाब से तुमको याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो आगे जो मैं दिखाऊंगा एक पीपीटी उसके अकॉर्डिंग है, पेज है उसके अकॉर्डिंग है, एक मैंने अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज किया है उसके अकॉर्डिंग याद कर लोगे, तो बाकी तुम अपने हिसाब से, जैसे ये सीक्वेंस है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यूथ्रोम्बिन, तो इनको याद करना थोड़ा टफ है। अब जैसे तुम कोई शॉर्ट फॉर्म याद कर लो कि FPT, ऐसे याद कर लो FPT, तो याद रहेगा पहला जो है F से होता है, F मतलब कौन सा है फाइब्रिनोजेन, P मतलब प्रोथ्रोम्बिन है और T मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने बनाया है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, जिसको और इजी कोई मेथड मिल जाए वो अपना उस मेथड से याद कर सकता है, लेकिन याद कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 कौन सा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 कौन सा है, 10 जो है वो बहुत कॉमन है, पूछा भी जाता है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। अब ये तुम्हारा पथवे दिया है यहाँ पे, इंट्रिंसिक पथवे, डैमेज ऑफ वेसल वॉल, ब्लड की वेसल जब डैमेज हुई तो जो फैक्टर होता है, जो पथवे एक्टिवेट होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक पथवे। इनमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये दिए, तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रफली याद नजर में रखो कौन सा फैक्टर किस पथवे में यूज हो रहा है। ये एक सीक्वेंस है इंट्रिंसिक पथवे, इंट्रिंसिक पथवे में ये फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इधर के एक्सट्रिंसिक पथवे के फैक्टर जो है वो कम है, थर्ड
और तुम्हारा ये एर्थ यूज होता है, सेवेंथ यूज होता है, सेवेंथ यूज होता है और फिर थर्ड यूज होता है। तो इसमें फैक्टर तो ये तुम कम वाले याद कर सकते हो, बाकी जितने हैं तुम्हें याद रहेगा। अगर जो पूछा जाए इनमें से कौन सा फैक्टर इंट्रिंसिक पद्धति में यूज होता है, तो जो एक्सट्रिंसिक में यूज होता है वो इंट्रिंसिक में नहीं यूज होगा, बस सिंपल से याद रखना है। उसके बाद ये है एक कॉमन पथ, कॉमन साइकिल है। ये पूरा वही चीज जो ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं वही चीज पूरी लिखी। पहले कोई इंजरी हुई, ये तुम्हारा ब्लड बहना स्टार्ट हुआ, ब्लड के बाद फिर वहां पे ब्लड प्लाज्मा वेस्कुलर स्पाज्म हो गया, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड थोड़ा कम हो गया, फिर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया। ये एक डायग्रामेटिक वे में दिखाया गया है। उसके बाद कोआगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो जिसको जो फिगर नेट पे देखोगे और बहुत सारे फिगर दिखाई देंगे तुम्हें, लेकिन कोई एक फिगर, दो तीन फिगर जरूर बनाने हैं। ये पूरा एक्सटेंसिव पद्धति मैटर लिखा है, कौन सा फैक्टर कब यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिगर से अच्छे से समझ लेना, बस देख लेना। फिर कॉमन पद्धति में क्या होता है, फैक्टर 10 के बाद एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और फाइब्रिन वहां पे क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर देता है। ये एक कॉमन पद्धति, ये एक छोटी सी स्टेज तुम बना सकते हो। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 10 है, फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है ये ब्लड क्लॉट को आखिरी में क्लॉटिंग करती है। फाइब्रिन जो है वो ब्लड क्लॉट को एक्टिवेट कर देता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे। तो ये स्टेप याद रखने हैं, ये एक स्टेज तुम बना सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में जैसे ही तुम्हारा ये ब्लड घाव लगने से चोट लगती है, चोट लगने से ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी में मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में एंटी कोगुलेंट भी है। मतलब जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जैसे हमारी ब्लड में, ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा है और ब्लड वेसल्स बहे, अगर जो ये एंटी कोगुलेंट हमारे ब्लड वेसल्स में ना हो तो हमारे ब्लड वेसल का ब्लड क्लॉट हो जाए। ब्लड ही तो है, वो वहां भी क्लॉट हो सकता है। ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा, पता चले थोड़ी देर तुमने कुछ एक्सरसाइज या चलना नहीं किया, हार्ट थोड़ा स्लो काम करने लगा और ब्लड क्लॉट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हेपेरिन। हेपेरिन इज अ सब्सटेंस अपोज द कोगुलेशन, कोगुलेशन का अपोज करता है, और शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोगुलेंट दैट अपोज थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रोकता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। एंटी कोगुलेशन है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। तो हेपेरिन नाम याद रखना क्या है, एंटीकोगुलेंट है, प्लाज्मा एंटीकोगुलेंट, सब्सटेंस दैट अपोज कोगुलेशन। अपोज करना मतलब विरोध करना, कोगुलेशन का, कोगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग का अपोज करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का अपोज करता है मतलब ब्लड क्लॉट को नहीं होने देता है। उसके बाद डिसऑर्डर मैंने बताया था, डिसऑर्डर क्या होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है एक डिसऑर्डर। अगर जो तुम्हारा क्या प्लेटलेट्स अगर जो कम बनती हैं या ज्यादा बनती है, कम बनेगी तो क्या होगा, अगर जो प्लेटलेट्स कम बनेगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लड बहता रहेगा, और ज्यादा बनेगी तो जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड प्लेटलेट्स का बन नॉर्मल लेवल पे बनना, नॉर्मल कितनी प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में, 1.5 लाख से 4 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। तो जितनी नॉर्मल रेंज में है उतनी ही रहना है। अगर जो ज्यादा बनने लगेगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड जल्दी जल्दी क्लॉट होने लगेगी, और कम बनने लगी, कम बनेगी तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। तो दोनों चीजें डेंजरस है। अगर जो पहला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो है नंबर कम हो जाता है,
जिससे कि क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू फॉर्म क्लॉट, ब्लड क्लॉट होने में कमी हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर जो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाए और ब्लड क्लॉट करना, ब्लड जो कोagulation प्रोसेस है वो डिले हो जाए, थोड़ी स्लो हो जाए या बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, हमारे जो फैक्टर हैं ब्लड के, ब्लड कोagulation, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो अभी मैंने बताए थे, उनमें से तुम्हारा जो 8, 9 और 11, 8, 9 और 11 ब्लड फैक्टर जो है वो नहीं बन पाते हैं, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। एक्स जो है हमारे क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, उनमें से एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है ये। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है और ये एक ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड भी डिसऑर्डर है। इसमें फैक्टर 8, 9 और 11 जो है वो तुम्हारा ढंग से नहीं बन पाता है। अगर जो फैक्टर 8 ढंग से नहीं बन पाता है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है। अगर जो 9 फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी में, और हीमोफीलिया ए जो होता है वो 80% केसेस में पाया जाता है। हीमोफीलिक पेशेंट मिलेंगे उसमें तुम्हारे जो 80% हीमोफीलिक पेशेंट होंगे उसमें हीमोफीलिया ए होगा। उसमें क्या हो जाता है, फैक्टर 8 जो होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। हीमोफीलिक बी जो होता है वो 20% पेशेंट में देखने को मिलता है। ये जनरल पॉपुलेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल के जितने समझ लो, डीसीटी में तुम मान लो कि डीसीटी में अगर जो 25 है तो उनमें 80 के हीमोफीलिया, 80 के होगा। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल हीमोफिलिक पेशेंट की, मतलब अगर जो हीमोफीलिया पेशेंट का तुम देखो, जहां पर भी हीमोफीलिया पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो उनमें तुम देखो 80% तुम्हें हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट मिलेंगे और 20% तुम्हें हीमोफीलिया बी वाले पेशेंट मिलेंगे। समझे? तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो होता है 20% पेशेंट में, और ये होता है फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से। फैक्टर 9 जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता, डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, या अच्छे से बन नहीं पाता, जो भी कंडीशन हो। और एक जो नया वर्ड तुम अभी, मतलब बहुत रेयर होता है ये हीमोफीलिया सी। मैंने भी इस पेज को पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था कि हीमोफीलिया सी भी होता है, तो पढ़ने से मुझे भी मिला है, तो तुम लोग भी पढ़ोगे तो और नई चीजें मिलेंगी। तो हीमोफीलिया सी जो है रेयर होता है, बहुत कॉमन है। ये फैक्टर 11 की कमी की वजह से जो हीमोफीलिया हो जाता है वो सी बोलते हैं। क्या क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, वो गलती काम हो गया था। और ये हीमोफीलिया में होता क्या है, तो हीमोफीलिया में ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं हो पाता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती हमारे ब्लड में, और ब्लड कोई भी इंजरी हुई तो लगातार बहता रहेगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इससे एक्सरसाइज कर ली तो आर्टरी रप्चर हो जाएगी, ब्लड बहने लगेगा, नेजल ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से ब्लड तुमने तेजी से दिया तो ब्लड बहने लगेगा। मतलब इतनी आर्टरी बीट हो जाती है कि ब्लड कहीं पर भी बहने, स्टूल में तुमने यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में मतलब पॉटी में ब्लड आ सकता है, तो ये सब चीजें, ज्वाइंट पे से ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है। ये पूरी कंडीशन दी है तुम्हारे हीमोफीलिया की। थ्रोम्बोसिस डिसऑर्डर हो जाता है। थ्रोम्बोसिस क्या है, अगर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम बन रहे हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा, अगर जो ज्यादा बनने लगे तो भी एक डिसऑर्डर है। तो ब्लड कोagulation ज्यादा होने लगे, ब्लड ज्यादा जल्दी जल्दी क्लॉट होने लगे, नॉर्मल टाइम से ज्यादा। ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना बताया था मैंने? नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग
सर 25 से 30 सेकंड। 25 से 30 सेकंड। अगर जो 25 से 30 सेकंड है ब्लड क्लॉटिंग टाइम, उतने टाइम में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो मतलब ठीक है। अगर जो उससे जल्दी हो रहा है, मतलब 25 से 30 से जल्दी, वहां इसका क्या मतलब है, तुम्हारा जल्दी ज्यादा ब्लड क्लॉट हो रहा है ना, बार बार ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, 20 सेकंड में ही ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, तो फिर अगले 20 सेकंड में दूसरा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसे बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइटोसिस। कोagulation फेलियर हो जाएगा, जो ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए, तो उसे बोलेंगे थ्रोम्बो